मॉर्निंग 11 क्लास। तो अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर, जो कि है दोपहर का भोजन। कहानी के रचयिता अमरकांत। विख्यात लेखक अमरकांत का जन्म 1925 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगड़ा गांव में हुआ। उनका वास्तविक नाम श्री राम वर्मा है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बलिया में पूर्ण हुई। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री हासिल की। तो यहाँ पे जन्म और शिक्षा, ये दोनों बातें आपको लिखनी होती है, ये ध्यान रखिएगा, इस बार आपसे कभी परिचय पूछा जाएगा। तो अमरकांत जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? बलिया जिले के नगरा गांव में, और उनका वास्तविक नाम था श्री राम वर्मा। और उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो बलिया में हुई, और बाद में उन्होंने इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में बीएड की पढ़ाई की। इसके बाद आ जाइए, अमरकांत नई कहानी आंदोलन के एक प्रसिद्ध कहानीकार हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में शहरी और ग्रामीण जीवन का सच्चा चित्रण किया है। तो उन्होंने जो कहानियाँ लिखी थी उसमें शहरी और ग्रामीण दोनों ही जीवन का सच्चा चित्रण किया था। उनकी शैली की सरलता और भाषा की सजीवता जो है वो पाठकों को अपनी ओर खींचती है। आंचलिक मुहावरे यानी गाँव के क्षेत्रीय मुहावरे हैं, शब्दों के प्रयोग हैं। उनकी कहानियों में जीवंत है, और अमरकांत की कहानियों में शिल्प में पाठकों को चमत्कृत करने का प्रयास नहीं है। मतलब उनकी जो कहानियां हैं उसमें शिल्पकारी नहीं है, परंतु जीवन की सरलता है, भाषा में सजीवता है। और ये वे जीवन की कथा उसी माध्यम से कहते हैं जिस माध्यम से जीवन चलता है। तो जैसे हमारा जीवन चलता है उसी के अनुरूप वो कथा कहने पे विश्वास रखते हैं। बहुत सरल कवि, और इन्होंने सैनिक के संपादकीय विभाग में भी काम किया था। इनके यहाँ से इनकी प्रगतिशील लेखक संघ में भी ये जुड़ गए थे, और इनके अलावा इन्होंने दैनिक अमृत पत्रिका और दैनिक भारत के संपादन का विभाग भी संभाला था। कुछ समय तक इन्होंने कहानी पत्रिका में भी संपादन का कार्य संभाला था। तो यहाँ पे एडिटिंग का कार्य ये क्या करते थे? संपादन का काम। और इनकी ये मैगजीन के नाम है दैनिक अमृत, दैनिक भारत और कहानी। मैगजीनों में ये लिखा करते थे। अमरकांत की मुख्य रचनाएं क्या हैं? अब आप देख लीजिए। मैंने आपको जन्म बता दिया, शिक्षा, भाषा शैली, वो क्या लिखा करते थे, और अब उनकी कृतियों के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, इन्हीं हथियारों से उपन्यास, ये सारे उपन्यास है। कुछ कहानी संग्रह अमरकांत ने बाल साहित्य में भी लिखा है। इस पुस्तक के लिए उनकी कहानी दोपहर का भोजन ली गई है। अब उनका जो बाल साहित्य है जिसमें उन्होंने बच्चों की मनोदशा के बारे में भी लिखा है बाल साहित्य में, इसीलिए वो कहानी आपको दोपहर के भोजन के रूप में आपकी किताब में दी गई है। तो अब देखिए, पाठ का परिचय मैं आपको कराती हूँ। दोपहर का भोजन गरीबी से जूझ रहे एक ऐसे निम्न मध्य वर्गीय परिवार की कहानी है जो बहुत गरीब है, जिसे भर पेट भोजन भी नसीब नहीं होता, मतलब जिसे खाने को भी ढंग से नसीब नहीं होता। इस कहानी में समाज में व्याप्त गरीबी को चिन्हित किया गया है। वहाँ बहुत गरीबी थी, ये बताया गया है। मुंशी जी के पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका हुआ है। तो मुंशी जी ने जो कहानी लिखी है उसमें परिवार का जो बोझ है वो कहीं ना कहीं संघर्षों पर चल रहा है और भावी उम्मीदों पर चल रहा है। सिद्धेश्वरी इस कहानी की पात्र है जो गरीबी में पूरे परिवार को जोड़ कर रखती है, बल्कि गरीबी में एक दूसरे के एहसास को मुखर भी नहीं होने देती, वो सबको जोड़ कर रखती है। पिता की नौकरी से छटनी हो चुकी है, पिता की नौकरी छूट गई है, वे छोटी मोटी नौकरी की खोज कर रहे हैं। एक बेटा प्रूफ रीडिंग का काम करता है, एक बेटा प्राइवेट इंटर कर रहा है, और एक बीमार है। तो यहाँ पे एक बेटा कार्य करता है, बाकी एक इंटर यानी 12वीं की पढ़ाई कर रहा है, और एक बीमार है। गृहस्थी किसी तरह से खींच रही है। अमरकांत ने दोपहर के खाने के समय पूरी कहानी को रसोई में केंद्रित किया है। तो दोपहर का भोजन कैसा होता है, क्या होता है, उस समय पूरी कहानी को आपको बताया गया। और एक छोटी सी कहानी में सिद्धेश्वरी किस प्रकार अपने परिवार को जो है जोड़ कर रखती है वो आपको इस कहानी में बताया गया। तो मैं शुरुआत कर देती हूँ कहानी की। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद अपने पैर की उंगलियां या ज़मीन पर चलते चींटियों को देखने लगी। तो
तो खाना बना लिया था सिद्धेश्वरी ने और उसे चूल्हे को बुझा दिया। फिर अपने चेहरे को घुटनों के बीच में रखकर ज़मीन की ओर देख रही थी। अचानक उसे मालूम हुआ कि उसे काफ़ी देर से प्यास लगी है। तो उसे बहुत तेज़ की प्यास लगी हुई थी। उसे थोड़ी देर में एहसास हुआ। मतवाले की तरह वह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गट गट कर चढ़ा गई। तो बहुत देर से काफ़ी देर से उसे प्यास लगी हुई थी। अचानक वो मतवाले की तरह उठी और घड़े से पानी लेकर एक लोटा पानी वो पी गई। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया, खूब ज़ोर से छाती में लग जाता है कभी कभी खाली पेट अगर हम पानी पीते हैं। तो फिर वह हाय राम कहकर वहीं ज़मीन पर लेट गई। उसे इतने ज़ोर से छाती में लग गया कलेजे में और वो तुरंत ज़मीन पर लेट गई। लगभग आधे घंटे तक वह वहीं उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में आया कि वह बैठ गई। आधे घंटे तक वह लेटी रही। फिर थोड़ी देर आधे घंटे के बाद वो जो है उठकर फिर बैठ गई। आंखों को मल मल कर इधर उधर देखा और फिर उसकी दृष्टि ओसारे में अटूटे खटोले पर सोए हुए अपने 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर जम गई। तो अब आंखों को मल कर आधे घंटे के बाद वो इधर उधर देखती है। फिर अपने छोटे से बालक की ओर उसकी नज़र पड़ती है। वो आधे टूटे हुए खटोले जैसे झूले टाइप का होता है उस खटोले में पड़ा हुआ 6 वर्ष का जो बच्चा है वो सोया हुआ था। प्रमोद नाम था उसका। उसके ऊपर उसकी नज़र जम गई। वह उसे देखने लगी। लड़का नंग धरंग पड़ा हुआ था। उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थी। तो लड़के के तन में कपड़ा नहीं था और शरीर की हड्डियां भी गिनी जा सकती थी। काफ़ी दुबला पतला लड़का था। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे। इतने पतले दुबले उसके हाथ पैर थे कि ककड़ियों के समान लग रहे थे। उसका पेट हड़िया की तरह फूला हुआ था और पेट काफ़ी फूला हुआ था। उसका मुंह खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियाँ उड़ रही थी। तो मुंह उसका खुला हुआ था और मक्खियाँ उस मुंह के अंदर अंदर बाहर कर रही थी। तो काफ़ी बीमार भी दिख रहा था वह छोटा सा बच्चा। वह उठी, बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया और एक आध मिनट सुन्न खड़ी रहने के बाद बाहर दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से गली निहारने लगी। तो वह उठकर बच्चे के मुंह पर अपना एक गंदा फटा हुआ ब्लाउज़ जो वो पहनती थी वो उसके मुंह पर इसलिए फेंक दी ताकि मक्खी जो है उस ब्लाउज़ पर भिनभिनाने लगे। परंतु ताकि बच्चे के मुंह पे जो मक्खियाँ भिनभिना रही हैं वो उसके मुंह से हट जाए। नहीं तो मक्खियाँ जानते हैं आप गंदगी में बैठती है, फिर मुंह में बैठने से बच्चे को और बीमारी बढ़ जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद जो है वो अपने दरवाजे की चौखट पर जाकर खड़ी हो जाती है और बाहर देखने लगती है कि 12 बज चुके हैं। धूप बहुत तेज़ थी और कभी कभी एक दो व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती के साथ लपकते हुए सामने से गुजर जाते। तो धूप बहुत तेज़ थी और धूप को देखने के बाद ऐसा लग रहा था उसे कि जैसे इतनी गर्मी इतनी धूप में लोग तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बस कभी कभार एक दो व्यक्ति दिख जाते थे जो बहुत तेज़ी से चलते थे और सिर पर तौलिया बांधकर इधर से उधर पार हो रहे थे। 10-15 मिनट तक वह उसी तरह खड़ी रही। फिर उसके चेहरे पर व्यग्रता फैल गई और उसने आसमान तथा कड़ी धूप की ओर चिंता से देखा। तो 10-15 मिनट तक वो खड़ी होकर बाहर देख ही रही थी और फिर चेहरे पे काफ़ी उसकी व्यग्रता परेशानी आकर फैल गई और फिर उसने आसमान और कड़ी धूप की ओर चिंता से देखा। चिंता उसके मन में लगी हुई थी। एक दो क्षण के बाद जब उसने सिर को किवाड़ से काफ़ी आगे बढ़ाकर गली के छोर की तरफ निहारा तो उसका बड़ा लड़का रामचंद्र धीरे धीरे घर की ओर सरकता नजर आया। तो काफ़ी देर के बाद वो जब किवाड़ से अपने सिर को काफ़ी आगे बाहर निकाल कर देखती है तो उसे अपना बड़ा लड़का जो कि प्रूफ रीडिंग का कार्य करता है तो वो काफ़ी धीरे धीरे घर की ओर सरकता हुआ उसे दिखाई दिया। सरकता का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि उसकी चाल जो थी वो बहुत धीमे थी। तो दोपहर के भोजन कहानी में शुरुआत में ही आपने देखा कि सिद्धेश्वरी काफ़ी गरीब घर की है। वो दोपहर का भोजन बनाती है। इसके बाद उसका एक छोटा सा लड़का जो झूले में पड़ा है वो काफ़ी बीमार जैसा दिख रहा है। शरीर काफ़ी अस्वस्थ है। पेट फूला हुआ मटके की तरह दिख रहा है। मुंह में मक्खियाँ भिनभिना रही है। तो घर की व्यवस्था जो थी वो बहुत ख़राब थी। गरीब से छोटे से घर की कहानी है। सिद्धेश्वरी दरवाजे पे खड़े होकर अपने पति अपने बेटे का मतलब प्रतीक्षा कर रही है, इंतज़ार कर रही है कि कब वो आए तो उनके लिए वो घर में जो खाना बनाई है वो उनको खाना खिलाए।
क्योंकि एक छोटे से परिवार की कहानी और एक दोपहर का भोजन, इसका जैसा कि नाम दिया गया, आपको पता चल रहा होगा नाम है दोपहर का भोजन, तो कहानी में सिर्फ दोपहर के भोजन के समय का चित्रांकन किया गया है और इसी चित्रांकन में आपको पूरी कहानी आ जाती है कि उसके घर में क्या परेशानी थी, क्या गरीबी थी, और सिद्धेश्वरी की जो चरित्र चित्रण की व्याख्या है वो भी आपको इसी कहानी के मध्य में मिल जाएगी। ठीक है, बाकी की कहानी अगले वीडियो में।